हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर मनोज त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन का आज पार्ट 2 है, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, टिहरी बांध बचाओ आंदोलन और हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया था लास्ट में पढ़ लिया था सांत घाटी आंदोलन। अब उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आंदोलन है। तो देखिए, नेक्स्ट आंदोलन की हम लोग बात करें तो इसमें नाम आता है किसका? इसमें नाम आता है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का। किसका नाम आता है? पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। आपने इसका नाम तो सुना होगा, पश्चिमी घाट का आंदोलन का नाम भले ना सुने हो, लेकिन पश्चिमी घाट आंदोलन का नाम तो सुने हैं। पश्चिमी घाट का तो नाम सुने होंगे। क्या है पश्चिमी घाट? तो आपको याद होगा कि हमने हॉट स्पॉट पढ़ा था, यानी कि हम लोगों ने जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र पढ़े थे और उसमें कहा था कि जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र वे होते हैं जहां की जैव विविधता अधिक होती है, जहां पर स्थानीय जातियों की अधिकता होगी, प्रचुरता होगी, लेकिन जातियों पर निरंतर संकट बना हुआ होगा। उसको हम लोग हॉट स्पॉट नाम देंगे। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है ये भारत का क्या है? एक हॉट स्पॉट है। वेस्टर्न घाट क्या है? भारत का हॉट स्पॉट है। यस ना? इंडिया का वन ऑफ हॉट स्पॉट, यानी भारत का एक हॉट स्पॉट है। एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि यूनेस्को ने इसको अपने नेचुरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर रखा है, नेचुरल हेरिटेज साइट के रूप में, यानी कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में और प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर रखा है। तो हम यहाँ से कहेंगे भारत की प्राकृतिक धरोहर, भारत की प्राकृतिक धरोहर। ये जो धरोहर हैं जिनको हम लोग हेरिटेज बोलते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? ये हेरिटेज जो डिसाइड करता है, ये करता है यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को करता है। पश्चिमी घाट में अब आप समझ गए होंगे कि पश्चिमी घाट में जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिल रही है, और जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर जैव विविधता के नुकसान होने के या उसके ह्रास होने के, क्षति होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो जब ऐसा कुछ होता है कि जिन गतिविधियों के कारण कहीं पर जैव विविधता को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आंदोलन चलाया जाता है, उनको रोकने के लिए आंदोलन चलाया जाता है। तो वैसे एक आंदोलन चलाया गया, पश्चिमी घाट आंदोलन, जो कि 1985 में चलाया गया, 1985 में चलाया गया। और इस आंदोलन में जो सबसे मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका या हम कह सकते हैं मुख्य प्रणेता, यानी कि पॉइनियर या मेन नेता, मुख्य नेता, वो कौन होते हैं? कैलाश मल्होत्रा होते हैं। कौन होते हैं? कैलाश मल्होत्रा होते हैं, जिनका सिद्धार्थ मल्होत्रा से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कैलाश मल्होत्रा होते हैं, जो कि कैलाश मल्होत्रा ही हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके पॉइंटर। अब पश्चिमी घाट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यदि आप भारत के दक्षिण वाले भाग को देखें, जो कि प्रायद्वीप भारत कहलाता है, जो कि प्रायद्वीप भारत कहलाता है, इधर की तरफ आप बोलते हैं अरेबियन सी है, अरब सागर है, इधर तरफ क्या है? बीओबी है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है? नीचे है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। तो भारत का जो दक्षिण वाला भाग है, साउथ वाला जो पार्ट है, वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, और जो भाग स्थल का तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक नदी आती है जिसको आप बोलते हैं नर्मदा नदी। कौन सी नदी आती है? नर्मदा। अभी हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी बात करेंगे। और दूसरी इसके नीचे नदी आती है जिसका नाम क्या है? ताप्ती। इसके नीचे आती है ताप्ती नदी। और जब नदी क्या होती है? समुद्र में गिरती है या समुद्र में गिरने वाली होती है, तो वहां पर अपना बड़ा सा मुंह फैला देती है, जिसको हम लोग कहते हैं मुहाना। हिंदी में बोलते हैं मुहाना, और हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। कभी भी आप गलती मत करिएगा कि माउथ आप उसको बोले जहां से ओरिजिन हो रहा है ना। जहां पर नदी समुद्र से मिल रही है, नदी समुद्र में मिलने वाली है, उस जगह को आप बोलेंगे माउथ, यानी कि मुहाना। यहाँ पर कौन सी नदी का मुहाना है? ताप्ती नदी का मुहाना। यहाँ पर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक एक श्रृंखला के रूप में, एक सीरीज के रूप में फैला हुआ है। कौन? पश्चिमी घाट। एक सीरीज के रूप में फैला हुआ है। कौन? पश्चिमी घाट। फिर से ध्यान दीजिएगा, ताप्ती नदी के मुहाने से, किस नदी के मुहाने से? ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो मैं यदि पश्चिमी घाट का विस्तार लिखना चाहूँ, यदि मैं पश्चिमी घाट का एक्सपेंशन लिखना चाहूँ, विस्तार लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूंगा? सुनना हमारी बात ध्यान से। अभी जो आपने देखा उसी को आप यहाँ पर लिख रहे हो, उसी को आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, क्या है पश्चिमी घाट का विस्तार? तो आप कहेंगे ताप्ती नदी, यानी कि
ताप्ती रिवर, मुहाना यानी कि माउथ, माउथ ऑफ द रिवर ताप्ती, ताप्ती नदी का मुहाना से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। और जब आप इस जगह से यानी कि ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो आपको कौन कौन से राज्य पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप राज्य देखेंगे गुजरात में, अभी आपको दिखा भी दूंगा गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद फिर कौन आता है, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद फिर कौन आता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर कौन आता है, गोवा, जहां पर आप जाएंगे बीच पर गोवा, और गोवा के बाद फिर क्या आता है, कर्नाटक, गोवा के बाद फिर क्या आता है, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर क्या आता है, कर्नाटक के बाद आता है केरला, कर्नाटक के बाद फिर क्या आता है, केरला, और केरल के बाद आता है तमिलनाडु, केरल के बाद फिर क्या आता है, तमिलनाडु आता है। ये आपके क्या हो जाते हैं, राज्य हो जाते हैं जहां पर पश्चिमी घाट फैला हुआ है, जहां पर क्या है, पश्चिमी घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट लगभग 1600 किलोमीटर की रेंज में इन राज्यों में फैला हुआ है। ये देखिए गुजरात हो गया, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, ये देखिए ये है कच्छ की खाड़ी, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है। और कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों अरेबियन सी के यानी कि अरब सागर के पार्ट हैं। बोलो हाँ या ना, यस ना। तो 1600 किलोमीटर की रेंज में पश्चिमी घाट का विस्तार मिलता है इन राज्यों में, इन राज्यों में। पश्चिमी घाट का यदि आपसे पूछ लिया जाए वेरी इंपॉर्टेंट वैदिक नाम, यानी कि वैदिक नेम ऑफ पश्चिमी घाट, तो नाम क्या हो जाएगा, वैदिक नाम हो जाता है सह्याद्री। बहुत यूज किया है आपने इस शब्द को, सह्याद्री जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। वैदिक नाम सह्याद्री किसका है, ये पश्चिमी घाट का है, किसका है, पश्चिमी घाट का है। और जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर बहुत अधिक वन भी मिलते हैं, तभी तो यहाँ की जैव विविधता ज़्यादा है। जब वनों की संख्या ज़्यादा होगी, वनों की मात्रा या वनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वृक्षों की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो वहाँ पर वन्य जीव होंगे, तभी तो वहाँ पर स्थानीय जातियाँ भी होंगी। तो यहाँ पर वन मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट में मेनली जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है वहाँ पर पाए जाने वाले वनों को कहा जाता है शोला। क्या कहा जाता है, शोला। आपने सुना होगा सोलापुर से, कोल्हापुर से, तो सोलापुर कोल्हापुर ये जगह कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और जो 16 है, 16 16 16, 16 नहीं, 16 तो मूवी हो जाएगी, यहाँ 16 बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 16, ये वाला 16। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। 16 क्या है, 16 है पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले वन। और मेनली कहाँ पर बेटा, मेनली कहाँ पर, ये हैं कहाँ पर, ये है महाराष्ट्र में। तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट कई राज्यों में फैला हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। पश्चिमी घाट में कहाँ पर, महाराष्ट्र वाले पार्ट में, महाराष्ट्र वाले पार्ट में, ठीक है ना। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में पाए जाने वाले वन, पाए जाने वाले वन, याद रहेगा, पाए जाने वाले वन, पाए जाने वाले वन। क्लियर है। अब देखिए पश्चिमी घाट में कुछ इंपॉर्टेंट जगह याद रखनी है हमको। जैसे कि कौन कौन सी जगह याद रखनी है, जैसे कि आपको याद रखना है किसका, जैसे कि याद रखना है आपको त्र्यंबकेश्वर का या त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। क्या याद रखना है, त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। सुनना मेरी बात ध्यान से, त्र्यंबक की पहाड़ियाँ, त्र्यंबक की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी आपको, महाराष्ट्र में मिलेंगी। किसका पार्ट है ये है पश्चिमी घाट का पार्ट। किसका पार्ट है, पश्चिमी घाट का पार्ट है। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में है। क्या है इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस जान लीजिए क्या है इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। त्र्यंबक की पहाड़ियों से होता है उद्गम। किसका उद्गम होता है, यहाँ से उद्गम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर का जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है, गोदावरी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग इस समय है कहाँ पर, हम लोग इस समय है दक्षिण भारत में। कहाँ पर है हम लोग, दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत जो कि तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। यानी कि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में है। किस में है, प्रायद्वीप भारत में है। और यदि पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो योर आंसर शुड बी द गोदावरी। और याद रखिएगा गोदावरी जो है दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी है, यानी कि सबसे बड़ी नदी है, और यही भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बन जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोदावरी नदी के साथ यहां पर जल्दी से आप कवर करिए। क्या कवर करना है, पहला है दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। पहला क्या है, दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया। दक्षिण भारत को आप और क्या नाम देते हैं, दक्षिण भारत को आप नाम देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिण भारत या फिर आप क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिण भारत
या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी। अच्छा यदि भारत की पूछे तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होती है, लेकिन गंगा कहाँ है? गंगा है उत्तर भारत में। तो यदि उत्तर भारत की गंगा हो गई तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी हो गई। लेकिन ओवरऑल यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और गंगा के बाद जो दूसरी सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? गोदावरी है। उसका नाम क्या है? गोदावरी। तो आप कहेंगे गंगा के बाद, आफ्टर गंगा, गंगा के बाद, गंगा के बाद दूसरी सबसे गंगा के बाद भारत की, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। क्लियर है? दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबक की पहाड़ियों से। त्र्यंबक की पहाड़ियाँ किसका पार्ट है? पश्चिमी घाट का पार्ट। पश्चिमी घाट कहाँ है? प्रायद्वीप भारत में है। जब भारत के हम लोग फिजियोग्राफिक डिविजन्स करते हैं, भौतिक विभाजन करते हैं, तो भारत के 6 भौतिक विभाजन आते हैं। कितने? 6। एक है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, पांचवा है थार का मरुस्थल या रेगिस्तान, और छठा आता है आपका द्वीप या द्वीप समूह। ठीक है? तो उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे जो पुराना वाला भाग है वो है प्रायद्वीप पठार। सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाला भाग है प्रायद्वीप पठार। पश्चिमी घाट किस में आता है? प्रायद्वीप पठार में आता है। भारत में सबसे जो नए पर्वत हैं वो कौन से हैं? हिमालय पर्वत हैं। नवीन बलित पर्वत कौन से? हिमालय हैं। हिमालय से निकलती है गंगा, और प्रायद्वीप पठार से यानी कि पश्चिमी घाट से निकलती है गोदावरी। तो बताइएगा कौन पुराना है? तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट पुराना है कंपेयर टू हिमालय। जब पश्चिमी घाट पुराना है तो गोदावरी का जो उद्गम है ये पुराना हो जाएगा गंगा से। गोदावरी उतनी ही पवित्र है दक्षिण भारत में जितनी पवित्र है गंगा उत्तर भारत में। जितनी पवित्र गंगा है भारत में उतनी ही पवित्र गोदावरी भी है, लेकिन गोदावरी का जो उद्गम है ये ऐसे स्थान से होता है जो गंगा के उद्गम वाले स्थान से पुराना है, इसलिए गोदावरी को हम लोग बोलते हैं क्या? गोदावरी को हम लोग बोलते हैं ओल्ड गंगा यानी कि वृद्ध गंगा। तो बताइएगा ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाने वाली रिवर कौन सी है? ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाली रिवर कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण गंगा। क्या बोलते हैं बेटा? दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण गंगा बोल रहे हैं, दक्षिण गंगा बोल रहे हैं, साउथ गंगा बोल रहे हैं। दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण गंगा केवल बोल रहे हैं। भारत वाली तो आंसर अलग हो जाएगा। तो गोदावरी जो है दक्षिण गंगा कहलाती है, साउथ गंगा कहलाती है, वृद्ध गंगा कहलाती है, ओल्ड गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है शहर नासिक। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है शहर कौन सा? नासिक। और नासिक में लगता है कुंभ का मेला। तो बताइएगा कुंभ का मेला महाराष्ट्र में किस शहर में लगता है? तो योर आंसर नासिक। और नासिक में किस नदी किनारे लगता है? तो योर आंसर इज गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के किनारे यानी कि नासिक में लगने वाला जो मेला है उसको हम लोग त्र्यंबकेश्वर मेला भी बोलते हैं। त्र्यंबकेश्वर मेला है ना, त्र्यंबकेश्वर मेला बोलते हैं। ये त्र्यंबक की पहाड़ियां हो गई। अब नई पहाड़ियों की बात करें, हम लोग नई पहाड़ियों की बात करें तो अब दूसरी पहाड़ी जो है उनको हम लोग बोलते हैं महाबलेश्वर। दूसरी पहाड़ियां कौन सी हैं? महाबलेश्वर। और जो महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं या महाबलेश्वर स्थान है बड़ा ही अच्छा स्थान है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? सुंदर। जब आप घूमने जाएंगे तो यहाँ जरूर जाएंगे घूमने के लिए। ये भी क्या है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ से उद्गम होता है किसका? यहाँ से उद्गम होता है बेटा किसका? कृष्णा नदी का। किसका उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा रिवर का उद्गम होता है। कर लेंगे कृष्णा नदी का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है। क्लियर है? महाबलेश्वर हो गया। महाबलेश्वर के बाद आता है नाम किसका? महाबलेश्वर के नाम आता है, नेक्स्ट पहाड़ियों का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये पहाड़ियाँ हैं कर्नाटका में। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं। और इन पहाड़ियों के पश्चिम पूर्व का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ फेमस है किसके लिए? आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। ठीक है? तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कावेरी नदी को आप बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। याद रहेगा दक्षिण भारत की, इसको आप क्या बोलेंगे? गंगा बोल देते हैं। और
कहाँ पर है ये? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? केरला में है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? केरला में है। इतनी बात आपको ध्यान हो गई, ध्यान रहेगी, इतनी बात समझ गए हैं। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पश्चिमी घाट है ये है क्या? तो पश्चिमी घाट है पर्वतों का ढलान। पश्चिमी घाट क्या है? पर्वतों का ढलान है। और पर्वतों का ढलान है तो यहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि त्रंबक की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सब पहाड़ियाँ ही तो हैं। ये सब क्या है? पहाड़ियाँ ही तो हैं। जब पहाड़ियाँ हैं तो इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप देखने जा रहे हैं। यदि हम बात करें आपसे पश्चिमी घाट की, तो आप लोकेशन बता सकते हो पश्चिमी घाट की? यस, लोकेशन बता सकते हैं। कहाँ पर हुआ? पश्चिमी घाट है दक्षिण भारत में। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। और जो दक्षिण भारत है ये तो है प्रायद्वीप। दक्षिण भारत क्या है? ये तो है प्रायद्वीप। और इस प्रायद्वीप में किसकी अधिकता है? पठार की अधिकता है। तो ये प्रायद्वीप पठार हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है? पेनिसुलर प्लेट्यू हो जाता है। तो दक्षिण भारत कहें या पश्चिमी घाट कहें या प्रायद्वीप पठार कहें, दक्षिण भारत कहें या पश्चिमी घाट कहें या प्रायद्वीप पठार कहें, और पूछा जाए इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी पूछी जाए, सर्वोच्च चोटी पूछी जाए यानी कि हाईएस्ट पीक पूछी जाए, तो क्या होगा आंसर? दक्षिण भारत की या फिर पेनिसुलर प्लेट्यू की या फिर पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। और जो अनाईमुड़ी है ये क्या है? ये है सर्वोच्च चोटी किसकी? ये है अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी। ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। दक्षिण भारत की या फिर आप कह सकते हैं किसकी? या कह सकते हैं प्रायद्वीप पठार की। तो अनाईमुड़ी की लोकेशन आप पहले ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर है? केरला में है। और ये क्या है? अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी। ये क्या है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। तो ऐसे याद रखेंगे, अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी बन जाती है। अब दूसरा नंबर किसका होगा? दूसरी सर्वोच्च चोटी यहाँ पर कौन सी होगी? दूसरी सर्वोच्च चोटी यहाँ पर कौन सी होगी? तो दूसरी सर्वोच्च चोटी है ना, दूसरी सर्वोच्च चोटी, इसका नाम क्या है? दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, दोदा बेट्टा। क्या नाम है? दोदा बेट्टा। दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेट्टा। और दोदा बेट्टा कहाँ है? तमिलनाडु में। दोदा बेट्टा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और जो ये है, ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? ये है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। किसकी है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी। नीलगिरी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और ये बन जाती है दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। दूसरी सर्वोच्च चोटी बन जाती है। ये जो दोदा बेटा है, इसके पास में एक जगह है जिसका नाम है ऊटी। नाम तो सबने सुना होगा, ऊटी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। ऊटी जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऊटी जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। और ऊटी जो है इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ हिल स्टेशन बोलते हैं। यानी कि क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, इसे आप बोलते हैं हिल स्टेशंस की रानी। और इसको आप वहां पर बोलते हैं उदक मंगलम। इसका नाम क्या है? उदक मंगलम। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है उदक मंगलम। ये नाम आपको यदि मिलेगा तो आप बताइएगा कि किसका नाम है? ये ऊटी का नाम है। किसका नाम है? ऊटी का नाम। एक नोट ये आपका हो गया। दूसरा नोट जो है वो ये है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों मिलते हैं कहीं पर, मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें पश्चिमी घाट की यानी कि वेस्टर्न घाट की, तो ये हो गया इस साइड, और दूसरा हुआ पूर्वी घाट, वो किस साइड हो जाएगा? वो हो जाएगा इस साइड। और ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों मिलते हैं। और इन दोनों का जो मिलन स्थल है, उस पर स्थित पहाड़ियाँ पूछते हैं आपसे। मिलन स्थल पर स्थित पहाड़ियाँ, ध्यान दीजिएगा, मिलन स्थल पर स्थित पहाड़ियाँ, तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो दोनों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ
पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये दोनों के मिलन स्थल पर स्थित हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के। अब यहाँ पर एक मिलन स्थल पर स्थित पहाड़ियां हो गया, और मिलन स्थल पर स्थित क्या है, दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा भी है। मिलन स्थल पर स्थित पहाड़ियां और मिलन स्थल पर स्थित दर्रा, यानी कि पास, पास का नाम है पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा। अच्छा, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? अरे इतना तो आप सब सीख गए हो। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं केरल में, कहाँ है, कर्नाटक में, कहाँ है, तमिलनाडु में, 3 राज्यों में फैली हुई पहाड़ियां हैं। और पालघाट दर्रा ये कहाँ है, केरल में है। ये कहाँ पर है, केरल में है। क्या इतनी बात समझ गए? क्या इतनी बात सब बढ़िया समझ गए हैं? बोलो हाँ या ना। इतनी बात आपने अच्छे से समझ ली है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है नोट। यदि आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट पर कौन कौन से दर्रे हैं, पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रे, यानी कि पास, ओपनिंग, पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? तो नाम आता है थालघाट का। नाम सुने हैं कि नहीं? थालघाट, फिर भोरघाट, फिर आता है आपका पालघाट, फिर आता है आपका सिनकोटा, फिर क्या आता है, सिनकोटा। ये क्या है, ये दर्रे हैं, सिनकोटा या सिनकोटा, है ना। थालघाट और भोरघाट, इनकी लोकेशन आती है कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर लोकेटेड हैं ये दोनों, महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। पालघाट और सिनकोटा ये कहाँ आते हैं, पालघाट और सिनकोटा ये दोनों कहाँ आते हैं, पालघाट और सिनकोटा आते हैं केरल में। कहाँ पर आते हैं, केरल में आते हैं। याद रहेगा, ये दोनों कहाँ आते हैं, केरल में आते हैं। क्लियर है, इतनी बात अच्छे से क्लियर है। तो पश्चिमी घाट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है, हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। पश्चिमी घाट बचाओ या पश्चिमी घाट आंदोलन के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, पश्चिमी घाट आंदोलन के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन में, जिसका नाम क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या नाम है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बताइएगा, जो नर्मदा है ये क्या है, नदी है ना, और ये नदी कहाँ से निकलती है, इस नदी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उन पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो पहली तो बात है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये चलता कब है, 1985 में, 1985 के दौरान चलता है, मध्य भारत में चलता है। और यहाँ पर नदी जो है नर्मदा से संबंधित यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को जाननी है। नर्मदा नदी है, और ये कहाँ से निकलती है, तो आप देखेंगे दक्षिण भारत, आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार का एक पार्ट होता है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और सतपुड़ा की पहाड़ियों में एक रेंज आती है जिसका नाम है मैकाल रेंज। कौन सी रेंज आती है, मैकाल रेंज। ध्यान दीजिएगा, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक, मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक यानी कि पहाड़ी, मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, सर्वोच्च चोटी का नाम है अमरकंटक। ये क्या है, अमरकंटक। ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक क्या है, अमरकंटक है आपका, अमरकंटक क्या है, मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक। क्या है ये, मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक। और यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, यहाँ से 2 नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, 2 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं, एक नदी है आपकी नर्मदा, एक नदी कौन सी है बेटा, नर्मदा है, एक नदी कौन सी है, नर्मदा। और नर्मदा किधर की ओर जाती है, नर्मदा बहती है पश्चिम की ओर। नर्मदा किधर की ओर प्रवाहित होती है, नर्मदा बहती है पश्चिम की ओर। नर्मदा किधर की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। जबकि एक नदी और जाती है जो कि कौन सी है, सोन नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और ये जो गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी, इसके बारे में कहा जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर। किधर से किधर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ऊपर की ओर जा रही है कि नहीं, आप सब डायरेक्शन जानते हैं ना। नीचे भाई ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। किधर से किधर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर,
दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली या बहने वाली कह सकते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी। और ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है। क्या है ये? एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? गंगा की सहायक नदी। ये क्या है? ये गंगा की ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, याद रहेगा। गंगा की ये क्या है? सहायक नदी है। क्लियर है? इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। नर्मदा के बारे में आप देखिए, ये है कच्छ की खाड़ी और ये क्या है? खंभात की खाड़ी। ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन आपने देख लिया, ओरिजिन आपने देख लिया। कहाँ से देख लिया? ओरिजिन आपने देख लिया। ओरिजिन देखा आपने कहाँ से? अमरकंटक, मैकाल रेंज की अमरकंटक से। ठीक है, मैकाल रेंज की अमरकंटक जो कि सर्वोच्च चोटी है वहां से। गिरती किधर है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये किधर की ओर जा रही है? ये पश्चिम की ओर बह रही है। नर्मदा के बारे में ध्यान रखिएगा, नर्मदा क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर हो जाता है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। और नर्मदा को देखिएगा, ये ऊपर है आपकी कौन सी रेंज? ऊपर है विंध्य रेंज। ऊपर कौन सी रेंज है? विंध्य रेंज है। ठीक है ना, विंध्याचल जिसको आप बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और नीचे की ओर कौन से है? नीचे की ओर है सतपुड़ा रेंज। नीचे की ओर कौन सी है? सतपुड़ा रेंज। तो बताइएगा ध्यान से कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में बह रही है? किन दो पर्वतों के बीच बह रही है? तो बह रही है विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सतपुड़ा एवं विंध्य के मध्य बहने वाली, सतपुड़ा एवं विंध्य के मध्य बहने वाली सतपुड़ा एवं विंध्य के मध्य बहने वाली एक ऐसी नदी है, बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है ना। अब विंध्य देखिए, नर्मदा के उत्तर में है और सतपुड़ा नर्मदा के दक्षिण में है, या आप कह सकते हैं विंध्य के दक्षिण में नर्मदा और सतपुड़ा के उत्तर में है नर्मदा। ठीक है, इतनी बात समझ गए हैं? इतनी बात बढ़िया समझ गए हैं? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो इतना हम लोगों ने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिया कि सतपुड़ा एवं विंध्य के मध्य से बहने वाली ये नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अभी इसमें कुछ और बाकी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या देखना है अभी बाकी? इसमें ये देखना बाकी है कि जो नर्मदा है सतपुड़ा और विंध्य के बीच बह रही है, और जो सतपुड़ा और विंध्य है ये पर्वत श्रेणी है। तो ऐसे जब बहती है कोई नदी, तो इस नदी को हम लोग कहते हैं कि नदी बहती है भ्रंश घाटी में। किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। और भ्रंश घाटी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो देखिए, नर्मदा तो रिफ्ट वैली में बह ही रही है। नर्मदा के साथ साथ दो नदियों को और आपको ध्यान रखना है जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। नर्मदा के साथ साथ दो नदियों को आपको और ध्यान रखना है जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनको आपको याद रखना है? तो सबसे पहले आपने कहा नर्मदा। सबसे पहले आपने क्या कहा? नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी है ताप्ती नदी। दूसरी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। और तीसरी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। तीसरी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। यदि आपसे दामोदर नदी के बारे में पूछ लिया जाए कि दामोदर नदी के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी और याद रखनी जरूरी हो जाती हैं, तो दामोदर नदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दामोदर नदी झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से बहती है, वहाँ से निकलती है और वहीं उन्हीं की मध्य में बहती है। तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार के मध्य से बहने वाली नदी, छोटा नागपुर के पठार के मध्य से बहने वाली नदी का नाम क्या है? से बहने वाली नदी का नाम क्या है? से बहने वाली नदी का नाम है दामोदर नदी।
दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर सहायक नदी है हुगली की। किसकी सहायक नदी है? हुगली, जो कि गंगा से अलग हो जाती है, जो कि गंगा की वितरिका है, जो कि गंगा से अलग हो जाती है। हुगली नदी हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। और इसे पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, यानी कि सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये हो जाता है दामोदर नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक और है, हाँ एक और है कि जैविक मरुस्थल, चूंकि ये कहाँ बहती है? ये छोटानागपुर के पठार से होकर बहती है। छोटानागपुर का पठार किसके लिए फेमस है? ये कोयले के लिए फेमस है। कोयले के लिए फेमस है, तो कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है, जैविक पदार्थों से बन रहा है, जैविक पदार्थों के जीवाश्मीकरण से बन रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं जैविक मरुस्थलीय नदी, यानी कि आप बोलेंगे इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट, जैविक मरुस्थलीय नदी के नाम से इसको जानते हैं। तो दामोदर नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये तीनों नदी भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। क्लियर है ना? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा पर 2 फेमस क्या बने हुए हैं? वाटरफॉल बने हुए हैं। नर्मदा पर 2 फेमस जलप्रपात हैं। उन जलप्रपातों में एक है धुआंधार, एक का नाम क्या है? धुआंधार। धुआंधार जिसको हम लोग कहते हैं स्मोक दैट थंडर, धुआंधार। और दूसरा है कपिल धारा। दूसरा क्या है? कपिल धारा। धुआंधार और दूसरा क्या है? दूसरा है कपिल धारा। ये 2 जलप्रपात हैं जो किस पर हैं? नर्मदा नदी पर हैं। धुआंधार और कपिल धारा किस पर हैं? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर एक बहुत ही सुंदर रमणीक जगह है भेड़ा घाट, और भेड़ा घाट में ही है ये, भेड़ा घाट में ही है ये धुआंधार जलप्रपात। ठीक है ना? ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में नाम आता है किसका? जबलपुर का। किसका नाम आता है? जबलपुर का नाम आता है। फिर किसका आता है? फिर आता है होशंगाबाद का। होशंगाबाद, नर्मदा नदी किनारे बसे हुए शहरों में होशंगाबाद आ गया, जबलपुर आ गया। और एक नाम आता है भड़ूच। एक नाम क्या आता है? भड़ूच, वो भी नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ शहर हो जाता है। नर्मदा पर बने हुए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बोलें या फिर बांध बोलें, इसको भी आपको ध्यान रखना है। MPRVP यानी कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है ना? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मतलब है नदियों पर बनाई हुई वे परियोजनाएं जिनका एक से अधिक कामों में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और MPRVP को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था आधुनिक भारत के मंदिर, या भारत के आधुनिक मंदिर कहा था, है ना? तो MPRVP कौन कौन से हैं यहाँ पर? MPRVP में सबसे पहला नाम आता है किसका? सबसे पहला नाम आता है इंदिरा सागर का। किसका नाम आता है? इंदिरा सागर का। इंदिरा सागर ये किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर। फिर आता है ओंकारेश्वर। फिर कौन सा आता है? ओंकारेश्वर। फिर आता है महेश्वर। फिर क्या आता है? महेश्वर आता है। और फिर आता है सबसे लास्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके कारण ही क्या होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जाता है, तो सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध कहें या सरदार सरोवर परियोजना कहें, सरदार सरोवर बांध, है ना? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और इस बांध की ऊंचाई अधिक होने के कारण इससे होने वाली समस्याओं से बचने के लिए, इससे होने वाली समस्याओं से या दुष्परिणाम से बचने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए जाने का कारण क्या था, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध की अधिक ऊंचाई। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? गुजरात में। नाम से ही आपको लग गया होगा सरदार सरोवर, है ना? सरदार यहाँ पर किसका है? सरदार यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया जाता है वल्लभ भाई पटेल के लिए। सरदार सरोवर बांध ये किस पर है? नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर अभी आपने सीखा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। और इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण, इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण, अधिक बनाए जाने के कारण, ऊंचाई अधिक प्रस्तावित होने के कारण, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई अधिक प्रस्तावित होने के कारण, ऊंचाई अधिक प्रस्तावित
होने से दुष्परिणाम यानी कि हम लोग कह सकते हैं बैड इफेक्ट्स, दुष्परिणाम, ठीक है, दुष्परिणाम से बचने के लिए या इनसे ये ना हो दुष्परिणाम से बचने के लिए आंदोलन चलाया गया। दुष्परिणामों से बचने के लिए आंदोलन, कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। इस आंदोलन में जो मेन होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेन लीडर या फिर हम लोग बोलेंगे प्रणेता, उस समय लोकल लीडर होते हैं जिनका नाम होता है बाबा आमटे। क्या नाम होता है? बाबा आमटे होता है। और इसके बाद इसमें एक बहुत बड़ी क्या हो जाती है, एक बहुत बड़ी या फिर आप कह सकते हैं बहुत प्रसिद्ध नेत्री जुड़ जाती हैं जिनका नाम होता है मेधा पाटेकर। क्या नाम होता है? मेधा पाटेकर। और इसी के साथ साथ अरुंधति रॉय। तो ये मध्य भारत में चलने वाला क्या है? मध्य भारत में चलने वाला एक आंदोलन है जिसमें कि नर्मदा पर बन रहे सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई अधिक हो रही थी, अधिक प्रस्तावित थी, इसलिए उससे जो दुष्परिणाम होने वाले थे उनसे बचने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। तो ये उसके क्या हो जाते हैं? पॉइनियर हो जाते हैं। और आप कह सकते हैं इसका जो मेन जो आंदोलन है, इसका जो मेन जगह थी जहां पर ये चल रहा था वो मध्य भारत थी, क्योंकि नर्मदा से जो प्रभावित या कह सकते हैं नर्मदा से जो लाभ प्राप्त करने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन्हीं सब में इसका मेन क्या था? मेन इसका रोल था या आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आंदोलन में आते हैं जिसका नाम है जंगल बचाओ आंदोलन। क्या नाम है? जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन की बात कर ली जाए, जंगल बचाओ आंदोलन ये कब चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया? तो पहले तो आप जंगलों की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। आदिवासियों के लिए जो जंगल होते हैं वो सब कुछ होते हैं, जंगलों पे ही उनका पूरा का पूरा जीवन निर्वाह होता है, यानी कि जंगल में ही उनका आवास होता है, जंगल से वो अपने जीविकोपार्जन करते हैं। जंगल के साथ साथ वो दो चीज़ों को और इम्पोर्टेंट मानते हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं? वो कहते हैं जंगल जमीन और जल। जंगल जमीन और जल उनके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। जंगल जमीन और जल आदिवासियों का सब कुछ है, आदिवासियों का सब कुछ। आदिवासी अपना सब कुछ किसे मानते हैं? आदिवासी अपना सब कुछ मानते हैं किसको? जंगल को, जमीन को और किसको? जल को। ये आसानी से किसी को ये देने वाले नहीं हैं। जंगल जमीन जल आदिवासियों का सब कुछ है, ये आसानी से किसी को देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड में एक जिला पड़ता है सिंहभूम। झारखंड में एक जिला पड़ता है, उस समय बिहार, लेकिन आज का वर्तमान का क्या है? झारखंड। आज का वर्तमान का क्या है? झारखंड। झारखंड में सिंहभूम जिले से आदिवासियों द्वारा ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों के जंगल के क्षेत्र को बढ़ाने एवं उसका संरक्षण करने के लिए चलाया गया आंदोलन। यहाँ पर आपने देखा किसने चलाया? आदिवासियों ने। किस लिए चलाया? अपने ही जंगलों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और उसका संरक्षण करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिला, यहाँ पर आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। झारखंड में सिंहभूम जिला किसके द्वारा चलाया गया? आदिवासियों द्वारा चलाया गया। ये जो आंदोलन है किसके द्वारा चलाया गया? आदिवासियों द्वारा। किस लिए चलाया गया? आदिवासियों के जंगल के क्षेत्र को बढ़ाने एवं उसका संरक्षण करने के लिए। अब यहाँ पर जो झारखंड में जिला है सिंहभूम जिला, यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण महिलाएं होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। एक होती हैं पत्रकार वासवी देवी। एक कौन होती हैं? वासवी देवी, पत्रकार वासवी देवी। और दूसरी होती हैं सूर्यमणि। कौन होती हैं? सूर्यमणि
ये दोनों मिलकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इन दोनों के द्वारा इस आंदोलन को लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आदिवासियों को उनका महत्व समझाया जाता है और ये उस चीज़ को जिस तरीके से भी अच्छे से किया जा सकता है, ये सारा का सारा काम ये लोग करती हैं। यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है, कुडुख भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है? कुडुख भाषा। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कुडुख भाषा कहाँ की भाषा है। कुडुख भाषा यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है या आदिवासियों की भाषा है। मेनली कहाँ बोलते हैं? झारखंड में, और कुछ पार्ट इसका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कुछ कहाँ बोलेंगे? झारखंड में बोलते हैं मेनली, और कुछ कहाँ बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में। झारखंड और छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पर जंगलों को क्या कहा जाता है? कुडुख भाषा में जंगल का अर्थ क्या होता है? तोरंग होता है। क्या होता है? तोरंग या तोरंग, है ना। तोरंग या तोरंग, ये क्या होता है? जंगल होते हैं। तो कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब या तुरंग का मतलब क्या होता है? तोरंग का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। आपने सुना होगा जंगल अधिकार कानून, जंगल अधिकार अधिनियम। जंगल अधिकार अधिनियम ये बताता है कि यदि किसी भी जंगल में कोई भी व्यक्ति 25 वर्षों से रह रहा हो, 25 वर्षों से रहने के कारण वो जो जंगल होता है उसी का हो जाता है, यानी कि आप उसको आसानी से उससे छीन नहीं सकते या उससे आप उसको अधिकृत नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं जंगल अधिकार अधिनियम। और जंगल अधिकार अधिनियम में कितने वर्षों की बात की गई है? 25 वर्षों की बात की गई है। कितने वर्षों की बात की गई है? 25 वर्षों की बात की गई है। यानी कि 25 वर्षों से रह रहे जंगल में जो जंगल है वो आदि उन लोगों का हो जाता है जो वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जंगल बचाओ आंदोलन हो गया। ये आपने क्या किया? जंगल बचाओ आंदोलन। और ये लगभग कितने से कितने के बीच चलता है? ये चलता है 1980 में। यानी कि ये कब चलता है? 1980 के दौरान चलता है। 1980 के दौरान ये चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब आता है तरुण भारत संघ। अब कौन आता है? तरुण भारत संघ आता है। तरुण भारत संघ की बात करें तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तरुण भारत एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? तरुण भारत एसोसिएशन। ये तरुण भारत संघ है क्या? ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन है एनजीओ। और इसका क्या उद्देश्य है? तरुण भारत संघ का क्या उद्देश्य है? तो इसको अभी आप समझेंगे। तरुण भारत संघ की जो स्थापना की, या आप कह सकते हैं जो इसके संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, वो होते हैं राजेंद्र सिंह। कौन होते हैं? राजेंद्र सिंह होते हैं। राजेंद्र सिंह या राजेंद्र सिंह भी कभी कभी बोल देते हैं। राजेंद्र सिंह, ये जो राजेंद्र सिंह हैं इनको कहा जाता है भारत का जल पुरुष। तो अभी आप समझ जाएंगे कि तरुण भारत संघ का संबंध किससे है। इनको कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, भारत के जल पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। भारत का जल पुरुष। ओके, भारत का जल पुरुष क्लियर हो गया। राजेंद्र सिंह को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे को। एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। और रमन मैग्सेसे कौन है? रमन मैग्सेसे हो जाते हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति या भूतपूर्व राष्ट्रपति कह देंगे। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित। रमन मैग्सेसे, ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। या आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा एशिया का सिविलियन अवार्ड हो जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ की स्थापना की। जल पुरुष कहला रहे हैं, इसका मतलब है इसका जो काम है वो किससे रिलेटेड है? वो है जल संरक्षण से। किससे रिलेटेड है? जल संरक्षण से संबंधित है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जल संरक्षण से संबंधित। याद रखिएगा कि उन क्षेत्रों में जल को सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। तो जब स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब इनिशियली प्रारंभ में इसकी बात आती है, तो ये सबसे पहले उन क्षेत्रों में हुआ था जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। जहां पर वर्षा बहुत कम होती है वो क्षेत्र भारत में कहां पर है? राजस्थान जैसे प्रदेश हो गए, मेनली राजस्थान में। तो इसका इनिशियली ये प्रारंभ में कहां पर एक्टिव हुआ था? प्रारंभ में इसका जो
क्षेत्र था, प्रारंभ में कार्य क्षेत्र था, वो कहाँ पर था? राजस्थान। प्रारंभ में इसका क्षेत्र कहाँ था? राजस्थान। आपको याद होगा कि जो राजस्थान है यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर जितनी भी वर्षा होती है उसके पानी को संचित करने के लिए कई प्रकार के यहाँ पर क्या किए जाते हैं, कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, कई प्रकार की संरचनाएं निर्मित की जाती हैं। ठीक है, तो मेनली राजस्थान में आप कह सकते हैं वर्षा वंचित क्षेत्रों में, लेकिन आप यहाँ पर राजस्थान को ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राजस्थान में वर्षा के जल के वर्षा के जल के संरक्षण के लिए उपाय, क्या क्या उपाय होते हैं राजस्थान में, क्या क्या उपाय होते थे? पहले की बात है, राजस्थान में वर्षा के जल के संरक्षण के लिए ढेर सारी संरचनाएं बनाई जाती थी, ढेर सारी चीजें बनाई जाती थी। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? सीढ़ीदार कुओं का। नाम किसका? सीढ़ीदार कुएं। ये जो सीढ़ीदार कुएं हैं, इनको आप एक नाम और देते हैं, स्टेप वेल्स तो बोलेंगे इंग्लिश में, स्टेप वेल्स के बाद इनको आप बोलते हैं बावड़ी। क्या बोलते हैं? बावड़ी बोलते हैं, है ना, बावड़ी। और क्या बनते थे? और यहाँ पर सर का मतलब क्या है? तालाब। सर का मतलब क्या है? तालाब बनाए जाते थे। और क्या बनते थे? यहाँ पर बनती थी जोहड़े। यहाँ पर क्या बनते थे? जोहड़, है ना, क्या बनते थे? जोहड़ बनते थे। और क्या बनाए जाते थे? टांका बनते थे। लेकिन आधुनिकता ने इन सभी को क्या कर दिया? आधुनिकता ने इन सभी को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। जब वर्षा कम हो रही है और वर्षा का जल संरक्षित ही नहीं हो रहा है, तो बताइएगा वहां तो पानी की बहुत अधिक समस्या हो जाएगी। पहले के लोग इन सब से जितनी भी वर्षा होती थी, वर्षा के पानी को अधिकतम संचित कर लेते थे। तो वर्षा के पानी को संचित करने के कारण पानी की समस्या कम हुआ करती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ, या आप कह सकते हैं आधुनिकता के युग में, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? समाप्त हो गई। लोग इनको बनाना ही नहीं पसंद करते थे, या लोग इनको रख ही नहीं पाए, या इनको संभाल ही नहीं पाए। तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई, तो यहाँ पर पानी की अत्यंत समस्या हो गई। तब तरुण भारत संघ ने क्या किया? तरुण भारत संघ ने इन सभी चीज़ों का जीर्णोद्धार कराया। यानी कि जो चीज़ें पहले से थीं लेकिन अब वर्तमान में उनका उपयोग ना होने के कारण वो क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही हैं। उनको फिर से बनवाया तरुण भारत संघ ने, और नए नए तालाब भी खुदवाए। नए नए उसने क्या किया? नए नई संरचनाओं के निर्माण में भी भागीदारिता निभाई, जिससे कि जल का संरक्षण किया जा सके। अब ये धीरे धीरे संस्था पूरे भारत में फैल रही है। जैसे कि आप देखेंगे महाराष्ट्र में विदर्भ वाला पार्ट होता है जहाँ पर पानी की बहुत अधिक समस्या होती है। तेलंगाना वाला जो पार्ट होता है, तेलंगाना का पठार, वहाँ पर भी पानी की बहुत अधिक समस्या है। बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर भी बहुत अधिक पानी की समस्या है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी तरुण भारत संघ के जो कार्यकर्ता हैं, या वहाँ के इसके जो लोग हैं, सक्रिय सदस्य हैं, वो क्या कर रहे हैं? वहाँ के लोगों को, क्योंकि वहीं पर समस्या, तो वहीं के लोगों को जगाना होगा ना, वहाँ के लोगों को पानी के महत्व के बारे में, पानी संरक्षण के तरीकों के बारे में बताकर पानी की जो बचाने की जो तरीके हैं उस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं, जिससे कि पानी की समस्या से निजात भी मिल रही है। तो ये हो जाता है तरुण भारत संघ, ये हो जाता है तरुण भारत संघ। और इसके बाद आता है मैती आंदोलन। इसके बाद क्या आता है? मैती आंदोलन आता है सबसे लास्ट में। आप इस आंदोलन को भी देख लीजिए, मैती आंदोलन। ये जो मैती आंदोलन है, इसका संबंध कहाँ से है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड से है। कहाँ से है? उत्तराखंड से। 1994 से लेकर 1996 के बीच में काफ़ी तेजी से इसने विकास किया है, काफ़ी तेज गति पकड़ी इस आंदोलन ने। ये कहाँ पर चला? तो मैती आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के निर्वनीकृत क्षेत्रों को फिर से हरा भरा करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में ये प्रणेता होते हैं, या इसके जो पॉइनियर होते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं अभी। पहले उनका नाम सुन लीजिएगा, कल्याण सिंह रावत। क्या नाम होता है? कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत साहब क्या करते हैं? उन्होंने चिपको और एपिको आंदोलन की कमियों को देखा। उन्होंने चिपको और एपिको आंदोलन की कमियों को देखा और ये पाया कि ये आंदोलन धीरे धीरे समय के साथ क्यों विफल हो गए, क्योंकि ये लोगों को आपस में जोड़ नहीं पाए। ये लोगों की जो भावनाएं हैं, आप कह सकते हैं सामाजिक भावनाओं के साथ नहीं जोड़ पाए, उनको भावनात्मक रूप से पेड़ों को बचाने से लगाव नहीं उन पे उत्पन्न कर पाए, जिससे कि धीरे धीरे समाप्त हो गए और फिर वृक्षों काटने की फिर से बातें होने लगी, वृक्षों को फिर से काटा जाने लगा। तो कल्याण सिंह रावत ने सोचा कि यदि लोगों को पेड़ों को बचाने के लिए इस बात को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया जाए, उनकी ये सामाजिक महत्व से जोड़ दिया जाए, तो लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं, नए पेड़ों को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कल्याण सिंह रावत
जो हैं उत्तराखंड में मैती आंदोलन के प्रणेता हो जाते हैं। मैती कुमाऊनी शब्द है, आप जानते हैं कुमाऊनी भाषा ये कहाँ बोली जाएगी, ये उत्तराखंड में बोली जाती है कुमाऊनी, है ना, कुमाऊनी भाषा, कुमायूनी, ये कुमाऊनी भाषा का शब्द है, कुमाऊनी शब्द है और इसका मतलब होता है, मैती का मतलब होता है मायके वाले। मैती का मतलब क्या होता है, मायके वाले, ठीक है ना, मायका बोल देंगे, मायका या मायके वाले। अब देखिए लड़की के दो घर होते हैं, लड़की के दो घर होते हैं, शादी से पहले जो घर होता है उसको मायका और शादी के बाद जो घर होता है उसको ससुराल कहते हैं। तो यहाँ पर मायका जो है ये लड़की के शादी से पहले का घर है, लड़की के शादी से पहले का ये क्या है, घर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब लड़की की नवविवाहित जो जोड़ा है, मायके वाले नवविवाहित जो जोड़ा है या कह सकते हैं नव दंपत्ति हैं या शादीशुदा दुल्हन और दूल्हा हैं, ये क्या करेंगे, ये मायके में, लड़की के मायके में फलदार वृक्ष को लगाएंगे, लड़की के मायके में फलदार वृक्ष को लगाएंगे और लड़की जब जाएगी अपने ससुराल तो मायके वालों से यानी कि अपने माता पिता को कह कर आएगी कि ये मेरा क्या है, मेरा यहाँ पर रूप है, ये मतलब यदि मैं नहीं हूँ तो ये मेरे रूप में यहाँ पर है, कोई पेड़ है, वृक्ष है, और यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जब मैं अगली बार आऊँ तो ये मुझे बड़ा और हरा भरा दिखना चाहिए। फलदार वृक्ष लगाने का कॉन्सेप्ट था कि लोगों को क्या होगा, इससे फायदा भी होगा। और यहाँ पर भावनात्मक रूप से जोड़ा जा रहा है कि लड़की जो वृक्ष लगा रही है मायके में, उस वृक्ष को सुरक्षित रखना जो जिम्मेदारी है, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ये मायके वालों की आती है। और लड़की कहती है कि मेरा रूप है ये, यानी कि अब मैं नहीं हूँ घर में लेकिन अब ये वृक्ष है, तो जिससे कि लोगों को वृक्षों को बचाने की और ज़्यादा क्या होती है, और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि अब ये भावनात्मक रूप से भी लोगों से जुड़ चुका है ये आंदोलन। तो मैती आंदोलन में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाता है कि जो वृक्ष लगाया जा रहा है मायके में वो लड़की का ही रूप है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया, ठीक है। मैती आंदोलन उत्तराखंड में, उत्तराखंड के निर्वनीकृत क्षेत्रों को फिर से हरा भरा करने के लिए चलाया गया आंदोलन। तो ये हो जाते हैं आपके आंदोलन। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से आंदोलन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अच्छे समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।